आइडिया ऑफ स्पेसशिप का मानना है कि जिस प्रकार से एक स्पेस में शिप होती है जिसमें एस्ट्रोनॉट्स बैठ के जाते हैं, तो वहाँ पर खाने पीने की जो वस्तुएं होती हैं वहाँ कुछ टाइम के लिए डाली जाती है। ठीक है, 1 साल चलेंगी, 2 साल चलेंगी, 3 साल चलेंगी। अब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो बनाए गए हैं, जहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे जो एस्ट्रोनॉट्स हैं वहाँ काफ़ी सालों तक वहाँ पे रहते हैं, तो वहाँ पर भी एक शिप भेजी जाती है और वहाँ पर खाने पीने की वस्तुएं निरंतर पहुँचाई जाती है। स्पेस स्टेशन का मतलब क्या है कि एक घर की तरह वहाँ पर स्टेशन होगा, अगर कोई एस्ट्रोनॉट जाएगा तो वो वहाँ पे रुक सकता है। इस तरीके से एक स्पेस में घर की तरह स्पेस स्टेशन बनाया जाता है। और शिप्स जो होती हैं उसमें एस्ट्रोनॉट्स पूरे ब्रह्मांड में घूमते हैं। तो ये जो शिप्स होती हैं इसमें जो खाने पीने की वस्तुएं डाली गई होती हैं ये लिमिटेड होती है। हो सकता है कि किसी एक शिप में 1 साल के लिए खाने पीने की वस्तुएं हों, 2 साल की हो, 3 साल की हो, उसके बाद ये ख़त्म हो जाती है। तो इन आंदोलनकर्ताओं ने भी यही बोला कि जिस प्रकार से उस शिप में लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं उसी प्रकार से हमारी अर्थ भी एक स्पेस शिप है। स्पेसशिप अर्थ इसको बोला गया कि इसके अंदर जो रिसोर्सेज हैं, इसके अंदर जो संसाधन है वहाँ भी एक दिन ख़त्म हो जाएंगे, एग्जॉस्ट हो जाएंगे। केनेथ बोल्डिंग के द्वारा 1966 में कहा गया कि मानव के द्वारा पारंपरिक दृष्टिकोण के अनुसार काउबॉय इकोनॉमी के आधार पर आर्थिक व्यवस्था अपनाई गई है। काउबॉय इकोनॉमी मानती है कि इस दुनिया में अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़ है, कोई व्यक्ति प्रकृति का कितना भी दोहन कर सकता है। तो अमेरिका में इस फिलॉसफी को फॉलो किया जाता था जब वहाँ पर आर्थिक विकास हो रहा था, और वेस्टर्न कंट्रीज़ में भी इसी मॉडल को फॉलो किया जब उन्होंने औद्योगिक विकास किया। इस मॉडल को मानने वाले सतत विकास की तरफ कोई भी ध्यान नहीं देते। सतत विकास का मतलब क्या है कि ऐसा विकास जिसमें प्रेजेंट की जनरेशन का ख्याल रखते रखते फ्यूचर की जनरेशन का भी ख्याल रखा जाता है कि जिन संसाधनों का हम प्रयोग कर रहे हैं वह क्या हमारे फ्यूचर की जनरेशन्स के लिए भी बचेंगे या नहीं बचेंगे। तो इसके पहले वाले पॉइंट पे आ जाते हैं जहाँ पर हम स्पेसशिप अर्थ के बारे में पढ़ रहे थे कि पृथ्वी एक स्पेस में होने वाली शिप की तरह है। अर्थ इज़ लाइक अ स्पेसशिप, जहाँ पर संसाधन सीमित हैं और वो एक दिन ख़त्म हो जाएंगे। इसी के साथ ये भी कहा जाता है कि इंसान चाहे जितनी मर्जी समझदारी बरते, कितना मर्जी केयरफुल हो प्रकृति के प्रति, परंतु एक दिन इस नेचर की जो प्रकृति है वह निर्माण करना है और उसका अंत होना है। किसी भी चीज़ का निर्माण होता है और अंत होता है। जैसे कि कहा गया है कि अगर एक दिन कभी पृथ्वी बनी होगी तो उसका अंत भी निश्चित है। इसी तरीके से अगर कोई सन, सूरज है, अगर वो बना है तो उसका अंत भी होगा। इसी प्रकार से जितने भी जो प्लैनेट्स हैं, जो सोलर सिस्टम है, वो भी एक दिन उनका भी अंत होगा। तो प्रकृति का नियम ही यही है कि आप एक तरफ निर्माण देखते हैं और दूसरी तरफ अंत देखते हैं। हर चीज़ का होता है। और इस ब्रह्मांड में पता नहीं कितनी गैलेक्सीज हैं, कितने स्टार्स हैं, और इस ब्रह्मांड का नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट कहाँ पे है किसी को कोई पता नहीं है। ये तो हमने अपनी कन्वीनियंस के लिए चीज़ें तय कर दी है, बट इसका कोई पता नहीं है कि इसका सिर कहाँ है और पैर कहाँ पे है। और इस ब्रह्मांड में न जाने कितने स्टार बनते हैं और कितने स्टार जो हैं वो डिके हो जाते हैं। अब स्टार जो है वो नहीं है जो हम देखते हैं, हम बोलते हैं तारा टूट गया, वो नहीं है। वो मीटियोइड्स हैं, जब अर्थ के अंदर जाते हैं, अर्थ की हवा के कांटेक्ट में आते हैं तब जलना शुरू होते हैं। वो स्पेस में जितने भी जो ऑब्जेक्ट्स हैं दे आर डिस्टाइंड टू बी एग्जॉस्टेड, वो एक दिन ख़त्म हो जाएंगे। तो ये तो हमने पूरे ब्रह्मांड की बात कर ली। अब दोबारा फिर से पृथ्वी के ऊपर आ जाते हैं, और पृथ्वी के बारे में कहा जाता है कि पृथ्वी की एक सीमा है, ग्लोबल फिनाइटनेस इसको बोलते हैं। फिनाइटनेस का मतलब सीमित है। संयुक्त राष्ट्र संघ की एक अनौपचारिक रिपोर्ट आती है, अनऑफिशियल रिपोर्ट आती है, जिसका नाम था ओनली वन अर्थ 1972। इसके अलावा क्लब ऑफ रोम की एक रिपोर्ट आती है 1972 में ही, द लिमिट्स टू ग्राउथ। तो दोनों रिपोर्ट्स के द्वारा कहा गया था कि पृथ्वी की एक सीमा है और इसके पास सीमित संसाधन हैं। तो जो दूसरी रिपोर्ट मैंने बताई, जो क्लब ऑफ रोम के द्वारा द लिमिट्स टू ग्राउथ 1972 में निकाली गई थी, इसमें कहा गया था कि विश्व में जनसंख्या में वृद्धि के कारण
औद्योगिकरण के कारण, बढ़ते प्रदूषण के कारण, अधिक से अधिक फूड प्रोडक्शन के कारण और संसाधनों को डिप्लीट करने के कारण, यानी कि संसाधनों को कम करने के कारण विश्व के अंदर जो ऑयल की सप्लाई है वह 1992 तक ख़त्म हो जाएगी, पूरे तरीके से ख़त्म हो जाएगी। ऐसी भविष्यवाणी करी गई थी इस रिपोर्ट में। हालांकि बाद में पाया गया कि ये जो रिपोर्ट थी ये एग्जैजरेटेड थी, बढ़ा चढ़ाकर बताई गई थी, क्योंकि इसकी मेथडोलॉजी के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाए गए। इसके द्वारा जो विधि अपनाई गई थी, जिस आधार पर ये स्टडी करी गई थी, उसमें ही दोष पाए गए। परंतु इसी के साथ इस बात को भी माना गया कि रिसोर्सेज तो लिमिटेड है ही, चलो 1992 में ख़त्म नहीं हुए बट कभी तो ख़त्म होंगे। तो जिस तरीके से प्रकृति का दोहन हो रहा है और इसी तरीके से होता रहा, जिस तरीके से ऑयल, नेचुरल गैस एंड कोल की खपत करी जा रही है विकासात्मक कार्यों के लिए, वो फ्यूचर में कभी ना कभी तो ख़त्म हो ही जाएंगे। तो वैश्विक स्तर पर पर्यावरण से संबंधित मुद्दे के बारे में एक चिंता व्यक्त की जाती है, जिसमें कहा जाता है कि पर्यावरण से संबंधित समस्याएं किसी एक देश तक सीमित ना होकर पूरी दुनिया में फैल गई है। इसका दायरा केवल एक देश तक सीमित नहीं है, बल्कि दुनिया के पूरे देशों में ये फैल गया है। तो इसका एग्जाम्पल हम समझ सकते हैं कि पंजाब और हरियाणा में पराली जलाई गई और उसका अफेक्ट देखने को मिला दिल्ली में। तो इसी तरीके से एक देश से दूसरे देश में, ये तो मैं राज्यों का एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एक देश से दूसरे देश में भी इसका प्रभाव देखने को मिलता है। जैसे कि एयर कंडीशनर एंड जो रेफ्रिजरेशन, जिसको आप फ्रिज और एसी बोलते हैं, ये जो प्रोडक्ट बनते हैं इनसे CFC, हालांकि अब जो प्रोडक्ट बनाए जा रहे हैं ये इनमें काफ़ी सुधार हुआ है ताकि CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन ना निकले, तो उसको सुधारने का प्रयास किया जा रहा है। बट शुरू में जब ये चले थे AC एंड रेफ्रिजरेशन, तो इसके कारण क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलती थी और ये जो स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन लेयर है उसको डिप्लीट करती थी। तो अब एयर कंडीशनर किसके पास होगा और रेफ्रिजरेशन किसके पास होगा? वेस्टर्न कंट्रीज़ के पास, हालांकि डेवलपिंग कंट्रीज़ के पास भी बाद में आया। अब ना डेवलपिंग कंट्रीज़ में ना ही विकसित देशों में इसका प्रभाव कहाँ पे देखने को मिला? अंटार्कटिका में। इसका एग्जांपल मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि जो पर्यावरण से संबंधित समस्याएं हैं, चाहे वह क्लाइमेट चेंज की हो, ग्लोबल वार्मिंग की हो या फिर ओजोन डिप्लीशन की हो, ये किसी एक देश तक सीमित नहीं है, बल्कि एयर कंडीशनर कहीं और यूज़ किए गए, रेफ्रिजरेशन कहीं और यूज़ करी गई और उसका प्रभाव देखने को मिला अंटार्कटिका में, जहाँ पर कोई लोग ही नहीं है, जो सिर्फ बर्फ़ से घिरा हुआ एक महाद्वीप है साउथ में। तो एग्ज़ाम्पल मैंने बताया कि विकास हुआ यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, फ्रांस, स्पेन, फ्रिज का प्रयोग, AC का प्रयोग यहाँ पे किया जा रहा था। और ओजोन सबसे ज़्यादा डिप्लीट कहाँ पे हुई? साउथ में, अंटार्कटिका में, जो कि बर्फ़ से घिरा हुआ एक महाद्वीप है। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि जो पर्यावरण की समस्या हैं उनका कोई एक दायरा नहीं है, एक देश तक सीमित नहीं है। तो ये चिंता व्यक्त करी गई उसी दौरान जब ये आंदोलन शुरू हुए थे। 1970s 1970 के दशक में ही ये चिंताएं व्यक्त होना शुरू हो गई थी, जिसमें एसिड रेन भी आता है, अम्लिक वर्षा जिसको आप कहते हैं, अम्लीय वर्षा जिसको आप कहते हैं। इसके साथ ही ओजोन डिप्लीशन, ओजोन लेयर का कम होना। तो एसिड रेन क्या होती है? ये बारिश ही होती है, पानी बर्फ़ या बर्फ़ के गोलों के रूप में जब ये नीचे गिरती है, ये भी एक प्रकार की रेन ही होती है। परंतु इस रेन में एसिडिटी जो होती है, जो अम्ल होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। वो क्यों एसिडिटी ज़्यादा होती है? क्योंकि पोल्यूशन एटमॉस्फेयर में जाके मिल जाता है। जब फॉसिल फ्यूल्स जलाए जाते हैं तो इससे सल्फ़र डाइऑक्साइड रिलीज़ होता है, जो कि एटमॉस्फेयर में पहुंचता है। और एटमॉस्फेयर में पहुंचने के बाद सल्फ़र डाइऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और वाटर वेपर के साथ रिएक्ट करता है, तो इसके कारण सल्फ्यूरिक एसिड बन जाता है। वाटर वेपर का मतलब क्या है कि जो बादलों में जो पानी, जिसको आप बादल कहते हैं, उसको वाटर वेपर कहते हैं। तो जब
पावर प्लांट से, फैक्ट्री से, व्हीकल से जब वहाँ पर कोयला जला के उनको फंक्शन में लाया जाता है और ऑयल यूज़ करके, जिसमें पेट्रोल और डीजल आता है जिसको फॉसिल फ्यूल कहते हैं, जब इनको जलाया जाता है तो उसके कारण सल्फ़र डाइऑक्साइड रिलीज़ होता है। सल्फ़र डाइऑक्साइड फिर ऑक्सीजन के साथ मिलता है, रिएक्ट करता है। रिएक्शन का मतलब क्या है? रासायनिक परिवर्तन, केमिकल रिएक्शन जिसको आप बोलते हैं। केमिकल रिएक्शन को आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि आपने कोई कलर लिया और पानी में डाला तो उसका रंग ही चेंज हो गया। तो जब दोनों मिल जाते हैं उसको केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। दोनों मिलने के बाद एक नया रूप दे देते हैं किसी चीज़ को, उसको रिएक्शन बोलते हैं। तो जब सल्फ़र डाइऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ मिला और वाटर वेपर जो बादल है उसके साथ मिला तो उसके बाद एक नई चीज़ का निर्माण हो गया जिसको बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये जो सल्फ्यूरिक एसिड है, अब वाटर वेपर बादलों के साथ मिल गया तो ऑब्वियस सी बात है जब पानी नीचे आएगा तो सल्फ्यूरिक एसिड को भी नीचे लेके आएगा। और जब बारिश गिरेगी तो कहाँ गिरेगी? हमारी छतों पे गिरेगी, हमारे खेतों में गिरेगी, हमारे पे गिरेगी इनफैक्ट। इसके अलावा नाइट्रोजन ऑक्साइड भी निकलती है जब व्हीकल को यूज़ किया जाता है। तो नाइट्रोजन ऑक्साइड भी ऑक्सीजन के साथ एंड पानी के साथ रिएक्ट करती है, उसके कारण नाइट्रिक एसिड बनता है। इसके अलावा वोल्केनिक जो इरप्शंस होती हैं, जो वोल्केनोज होते हैं, इनके द्वारा भी सल्फ़र डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड रिलीज़ करी जाती है और ये भी उसी प्रकार से रिएक्ट करके वहाँ पर मिल जाते हैं। तो जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, जब नाइट्रिक एसिड के साथ पानी गिरता है तो उसी को क्या बोलते हैं? अम्लीय वर्षा। तो इससे बहुत सारे नुकसान होते हैं। सबसे पहला तो सॉइल का ही नुकसान होता है, मिट्टी का नुकसान होता है। सॉइल का जो पीएच लेवल होता है उसको कम करने का काम करता है एसिड, जिसके कारण जो प्लांट्स होते हैं वो उनको नुकसान होता है। सॉइल के अंदर जो छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको नुकसान होता है, जिसके कारण एग्रीकल्चरल जो प्रोडक्शन है उसमें भी कमी देखने को मिलती है। इसके अलावा पानी में जाती है बारिश तो वहाँ पर जो पानी में रहने वाले जीव हैं उनको नुकसान पहुँचता है अम्लीय वर्षा से। जंगलों में गिरती है, जंगलों को नुकसान पहुँचता है। इसके अलावा बिल्डिंग्स के ऊपर गिरती है, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर गिरती है तो अम्लीय वर्षा बिल्डिंग्स को भी नुकसान पहुँचाती है, जो मुख्य रूप से लाइमस्टोन, मार्बल और कंक्रीट से बनी होती है। ह्यूमन हेल्थ, मानवीय जो स्वास्थ्य है उसको भी नुकसान पहुँचाता है। तो बहुत सारे इसके दुष्प्रभाव हैं। तो 1970 के दशक में एक क्षेत्र पर अम्लीय वर्षा का क्या दुष्प्रभाव हो सकता है, ये रिपोर्ट भी सामने आई। इसी के साथ एक वैश्विक कंसर्न, वैश्विक चिंता और व्यक्त करी गई जिसको बोलते हैं ओजोन डिप्लीशन काउज्ड बाय एमिशंस ऑफ मैन मेड केमिकल्स। मानव के द्वारा निर्मित जो केमिकल हैं, जो रसायन हैं, उनके कारण ओजोन डिप्लीट होती है, जिसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन मुख्य रूप से आती है। ओजोन डिप्लीशन का मतलब है कि जो टोटल अमाउंट ऑफ ओजोन है अर्थ के स्ट्रेटोस्फीयर में, उसमें कमी देखने को मिलती है। चलो आगे बढ़ने से पहले ओजोन लेयर के बारे में जानते हैं। तो अर्थ जिस जगह पे हम खड़े हैं वहाँ से लेकर कम से कम 13 किलोमीटर तक, यहाँ 20 किलोमीटर बताया बट कम से कम 13 किलोमीटर तक एक लेयर आती है, परत आती है, जिसको ट्रोपोस्फीयर बोलते हैं। तो जिस परत में पर्यावरण की हम रहते हैं उसको क्या बोलते हैं? ट्रोपोस्फीयर। इसके बाद 13 किलोमीटर से लेकर 50 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक स्ट्रेटोस्फीयर आती है, जिसमें हवाई जहाज़ वगैरह उड़ाए जाते हैं। अब जिस लेयर में हम रहते हैं इसी में बादल होते हैं। इसके ऊपर की जो लेयर है उसमें किसी प्रकार का कोई बादल नहीं होता, इसलिए जहाँ पर हवाई जहाज़ उड़ सकते हैं। तो हमने देखा होगा कि इंटरनेशनल जो फ़्लाइट्स हैं वो इसी जोन से जाती है। इसके बाद मीज़ोस्फीयर आता है, ट्रोपोस्फीयर आता है, एक्सोस्फीयर आता है। ये यहाँ पर हमारा कंसर्न नहीं है, इसलिए हम इन लेयर्स को नहीं समझेंगे। अब स्ट्रेटोस्फीयर जो सेकंड नंबर की जो लेयर है, जिसको स्ट्रेटोस्फीयर कहा जाता है, जो 13 किलोमीटर से लेकर 50 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक है, इसी में ओजोन लेयर पाई जाती है। इसी के बीच एक ओजोन लेयर पाई जाती है। अब ये ओजोन लेयर क्या करती है? वैसे तो ओजोन अगर ट्रोपोस्फीयर में जिस परत में हम रहते हैं यहाँ पर हानिकारक मानी जाती है, ज़्यादा ओजोन होगी तो हानिकारक होगी। बट जैसे ही ये स्ट्रेटोस्फीयर में पहुँचती है तो ये हमारे लिए एक दोस्त का काम करती है।
कुल मिला के यदि आप सिंपल सी भाषा में समझे तो ट्रोपोस्फियर में जिस लेयर में इंसान रहता है उसमें ये हमारी दुश्मन की तरह प्रतीत होती है, और स्ट्रेटोस्फियर में 13 किलोमीटर से लेकर 50 किलोमीटर के दायरे तक हमारी दोस्त हमें लगती है। ऐसा क्यों है? क्योंकि यही वो लेयर है जहाँ पर सूरज की किरणें आती हैं और इससे होके गुजरती है। जब इससे होके गुजरती हैं तो सूरज की जो हार्मफुल रेज़ हैं वो हमारे तक नहीं पहुँचती हैं। यदि वो रेज़ हमारे तक पहुँच जाएँ डायरेक्टली तो शायद हमें स्किन का कैंसर तक हो सकता है, बहुत सारे नुकसान हो सकते हैं हमारी हेल्थ को। तो इसलिए ये जो लेयर है वो इस चीज़ को बचाने का प्रयास करती है। अल्ट्रा वायलेट रेज़, बैंगनी का मतलब वॉयलेट, ठीक है। सो परा बैंगनी किरणें सूरज की परा बैंगनी किरणें को धरती पर पहुंचने से रोकती है, जो कि मानवीय स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा सकती है। अब ये जो लेयर थी, जैसे ही एयर कंडीशनर का ज़माना चल पड़ता है, जैसे ही रेफ्रिजरेशन का ज़माना चल पड़ता है, ऑब्वियस सी बात है वेस्टर्न सोसाइटी में ही सबसे पहले चला होगा, तो उस रेफ्रिजरेशन से, उस फ्रिज से और उस एसी से क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स निकलती थी जो सीधा ऊपर जाती थी, और यहाँ पर इस लेयर में पहुंचकर डायरेक्टली कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी। क्लोरोफ्लोरोकार्बन यहाँ पे जाकर रिएक्ट करेगी, और रिएक्ट इस तरीके से करेगी कि वहाँ पर ये हार्मफुल बन जाएगी, और इस तरीके से हार्मफुल बनेगी कि 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, इतनी तेज़ी से ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन वहाँ पे काम करती है। इसके कारण जो ओजोन लेयर थी वो डिप्लीट होना शुरू हो जाती है, और जो अंटार्कटिका है वहाँ पर एक बहुत बड़ा होल बन जाता है जिसको ओजोन होल कहते हैं। तो सबसे बुरा दुष्प्रभाव इसका अंटार्कटिका में देखने को मिला, इसी को ओजोन डिप्लीशन कहते हैं। तो इसके बारे में भी चिंता व्यक्त करना उसी दौरान शुरू हो गया था। हालांकि आज के समय में इसको लगभग टैकल कर लिया गया है, क्योंकि ये जो रेफ्रिजरेशन है, एयर कंडीशनर है, इन प्रोडक्ट्स को बनाने में काफ़ी सुधार किया गया, और आज के टाइम में चिंता ये नहीं है। हालांकि दूसरी तरफ जो CO2 का एमिशन है, जिसको ग्लोबल वार्मिंग हम बोलते हैं, क्लाइमेट चेंज हम बोलते हैं, उसका सबसे ज़्यादा दुष्प्रभाव गरीब देशों को देखने को मिलेगा। इसलिए इसकी आलोचना करी जाती है कि विकसित देश जो है वो क्लाइमेट चेंज की तरफ कम ध्यान देते हैं, ग्लोबल वार्मिंग की तरफ कम ध्यान देते हैं, और जो समस्या उनको सबसे ज़्यादा अफेक्ट कर सकती थी दैट इज़ क्लोरोफ्लोरोकार्बन और ओजोन लेयर डिप्लीशन, तो उसका समाधान उनके द्वारा कर लिया गया। हालांकि इसकी कम्प्लेक्सिटीज़ को बाद में देखेंगे, ये मैं लेटेस्ट जो डिबेट्स चलती हैं उसके बारे में आपको बता रहा हूँ। तो इन्हीं दो समस्याओं को ध्यान में रखते हुए पहली अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस बुलाई गई, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस इसको बोलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन बुलाया गया 1972 में, जिसका नाम है UN कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन इन्वायरमेंट, UNCHE। स्टॉकहोम में ये बुलाई गई थी। तो स्टॉकहोम जो है वह, स्टॉकहोम इज़ अ कैपिटल ऑफ द स्वीडन, स्वीडन में बुलाई गई थी, जो कि नॉर्थ यूरोपियन कंट्री है। तो एसिड रेन एंड ओजोन डिप्लीशन, इस प्रकार के पर्यावरणीय इश्यूज जब दुनिया के सामने आए तो ये कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी स्टॉकहोम में 1972 में। और इस कॉन्फ्रेंस में एक प्रोग्राम बनाया गया जिसको बोलते हैं यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम, UNEP, जिसका मुख्य उद्देश्य था कि दुनिया के जितने भी लोग, जितने भी राज्य, जितनी भी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं पर्यावरण की समस्याओं के खिलाफ लड़ रही हैं, उन सभी के जो कार्य हैं उनको एक जगह पे एकत्रित किया जाएगा, कोऑर्डिनेट किया जाएगा, उनका आपस में सहयोग बनाने का प्रयास किया जाएगा। तो ये पहला प्रयास हुआ था। परंतु जैसे ही पहला प्रयास शुरू होता है तो आपको पता है कि सेकेंड कोल्ड वॉर 1979, दूसरा शीत युद्ध। तो पहला शीत युद्ध कब हुआ था? 1945 टू 1962 तक चलता है, जब तक क्यूबन मिसाइल क्राइसिस नहीं हुआ था। उसके बाद जो कोल्ड वॉर था उसमें डील पड़ जाती है 1962 के बाद, जिसको देतांत कहा जाता है। फिर से 1979 में इसकी शुरुआत होती है, जब सोवियत संघ की सेनाएं अफ़गानिस्तान में एंटर कर जाती है, जिसको सेकंड कोल्ड वॉर कहते हैं। तो ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास जो किया जा रहा था, इसको थोड़ा सा धक्का लगता है उस समय।